जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्णमाला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा वर्णमाला रिवाइज कराएंगे मात्र 20 मिनट के अंदर। तो दोस्तों इस 20 मिनट में आप अपने एग्जाम में सभी बच्चों में देखेंगे कि 4 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। ठीक है, जो बच्चा वर्णमाला से मिस्टेक करेगा वो कम से कम बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो आप पीछे नहीं जाइए। देखिए प्रत्येक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 30 और 31 अगस्त को भी 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन चारों क्वेश्चन की गारंटी आज मैं इस सेशन के माध्यम से लेता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सेशन लास्ट तक देखेंगे जिससे आपको 100% फ़ायदा हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसमें देखिए वर्ड जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रख लेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो 2023 का सेकंड शिफ्ट हुआ था, तो ये आपसे रिपीट नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप जान के रखिए। अब यहाँ पे देखिए निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, क और ख। देखिए अब आप यहाँ पे ना एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगे। ठीक है, और आज के बाद दोस्तों आप कभी भी जीवन में उच्चारण की दृष्टिकोण से वर्डों का पहचान करने में ना कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप सीख लेना तो वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लेकिन जब सीख लेना तभी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ विशेष बात सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप मुख के अंदर जाइए। ठीक है, बिल्कुल अंदर जाइए। ठीक है, तो आप सबसे पहले आ जाइए कंठ पे। कहाँ पे दोस्तों? कंठ पे। मैं कंठ को के ए से दर्शा लेता हूँ। उसके बाद आप आ जाइए तालू पे। तालू को टी ए से दर्शा लेता हूँ। तालू के बाद आपकी जीभ को लेके आइए अपने दांत के अंदर वाले मोटे मसूड़े पे, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मूर्धा, तो इसको यमयू से दर्शा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं कहाँ पे? दांत पे, तो दांत को हम डी ए से दर्शा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए एकदम बिल्कुल बाहर जहाँ पे होठ है। ठीक है, तो आप आ जाइए होठ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्रम है दोस्तों, ठीक है, शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन अब मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये जो क्रम है, जैसे आप क ख ग घ अंग बोलते हो। ठीक है, तो ये क्रम ही स्टार्ट होता है कंठ से। क से अंग तक का जो क्रम है आपका, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये आपका कंठ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपका वर्ग आता है च वर्ग। ठीक है, आप जब च छ ज झ च से इं तक जब आप पढ़ते हो, तो दोस्तों ये आ जाता है आपकी जीभ जो तालु को जाके टच करती है, तो वो सभी तालव्य हो जाते हैं। ठीक है, एक बारी बोलिए ना, च बोलने पे, छ बोलने पे आपकी जीभ जाके तालु को दस्तक देती है। ठीक है, अब उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे। उसके बाद आप जब च वाला मतलब वर्ग कंप्लीट कर लेते हो, तो आता है ट वर्ग। तो यहाँ पे ट से ड तक एक बारी पढ़िए मेरे साथ। ट ठ ड ढ ड, ट ठ ड ढ ड। तो देखिए जीभ धीरे धीरे क्या हो रही है, ट जब बोल रहे हैं तो धीरे से आगे आ रही है। कहाँ पे? मोटे मसूड़े पे अंदर, यानी जिसको मूर्धा कहते हैं। ठ बोलेंगे फिर और करीब, उसके बाद ड बोलिए और करीब, ढ बोलेंगे एकदम जो आपकी जीभ है एकदम मोटे वाले अंदर वाले मसूड़े पे चढ़ाएगी। ठीक है, और उसके बाद ड बोलते ही पूरा मसूड़ा वाला सिस्टम कंप्लीट, यानी मूर्धा वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप उच्चारित करके सीखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ट वर्ग आपने सीख लिया, ये मूर्धन होते हैं। ठीक है, ये मूर्धा व्यंजन होते हैं, आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ट वर्ग कंप्लीट हो गया। अब आप त वर्ग देखिए, त से न तक एक बारी पढ़िए ना मेरे साथ। त थ द ध न। देखिए आपकी जीभ दोनों दांतों के बीच फंस रही है, या तो दांत को टच कर रही है। त है ना, थ द तो अब तो नहीं भूलेंगे ना। देखिए आप उच्चारित करके सीख रहे हो ना। उसके बाद आप देखिए आप आ जाइए बिल्कुल बाहर। अब आपका त वाला वर्ग भी कंप्लीट हो गया। अब आप आते हैं प पे, तो प बोलिए। देखिए दोनों होठ सट रहे हैं आपस में, प बोलिए। है ना, कमाल, जादू है बिल्कुल देखिए हमारा वर्णमाला बिल्कुल जादू है। अब आप उम्मीद है सीख गए होंगे। प से लेकर म तक ओष्ठ्य होते हैं। ठीक है, और देखिए जो कंठय होते हैं वो क से अंग होते हैं, जो तालव्य होते हैं च से इयों तक, और उसके बाद जो मूर्धन्य होते हैं ट से ड़ तक। आप उच्चारित करके एक दो बारी उच्चारित करेंगे तो ठीक है, तो सीख जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। अब इन्हीं में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं निकल के, जैसे ए, ओ, और। ठीक है, तो इनको हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, जिसमें कहीं कहीं पे कंठ तालव्य सम्मिलित होता है, कहीं कहीं पे कंठ दांत और सम्मिलित होते हैं, कहीं कहीं कंठ होठ सम्मिलित होते हैं। उनको भी आगे हम सीखते चलेंगे। उम्मीद है कि यहाँ पे आपने सीख लिया होगा, और अगर सीख लिया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कंजूसी नहीं करना है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो आपके लिए अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल हलवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 में देखिए दोस्तों, सीखने वाली बात है, ठीक है। अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं, ठीक है, आपसे ये प्रश्न बन रहा है। वैसे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेकिन आप सीख लीजिए कि अल्प प्राण वर्ड होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके सामने वर्ड ना देके स्टेटमेंट दे दिया, तो याद तो रहना चाहिए, पता तो रहना चाहिए ना। तो उसमें ना जिस वर्ड के उच्चारण में श्वास सीमित मात्रा में निकले आपके मुख से, तो उन वर्डों को हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। क बोलेंगे, ग बोलेंगे तो श्वास बहुत सीमित मात्रा में बाहर निकलती है, तो आप याद रख लीजिए, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण वर्ण। यहाँ पे देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासिक के व्यंजन कौन सा है। देखिए अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, ईय। अब नासिक के व्यंजन होता क्या है, ईय बोलिए ना एक बारी, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जब जिस वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, तालु थोड़ा नीचे आए और जो श्वास है वो मुख से न निकलकर नाक से निकले, ठीक है, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन बोलते हैं। देखिए नासिक में ही नोज आ गया ना, नाक आ गया आपका, सम्मिलित है। और क्यों, क्योंकि सांस नाक से निकल रही है और तलवा थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नासिक के व्यंजन। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए समझने वाली बात है। तो दोस्तों ये कंठ तालव्य हैं। ए बोल के देखिए ना, ए। अब देखिए जब आप इसको बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो कंठ से जोर पड़ता है, कंठ पे ए, है ना, कंठ से आवाज आ रही है ए, है ना। और उसके बाद आपकी जीभ ना थोड़ी सी दस्तक देती है, कहाँ पे जाके, तालु पे। ए बोलिए ना एक बारी, जीभ आपकी जरूर ऊपर जाएगी, ए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंठ तालव्य। चलिए उसके बाद देखिए नासिक के व्यंजन कौन से हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर बात करने की आवश्यकता है नहीं। आइए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं। तो इसमें पहचानिए, देखिए जहाँ पे आपको अंक अह दिखे, ठीक है, जहाँ पे आपको विसर्ग दिखे, वहाँ पे होता है आपका अयोगवाह वर्ड, ठीक है, तो पहचान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि किस शब्द में यहाँ पे द्वितीय व्यंजन सम्मिलित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिल्ली, मिल्ली, टन्नू, मन्नू, ठीक है, तो इसमें क्या है, द्वितीय व्यंजन है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, बड़ा स, पेटखरुआ स, ह, इसमें ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, संघर्षी। अब संघर्षी का क्या मतलब है, आप जब बड़ा सा का उच्चारण करते हैं, जैसे श, है ना, शुभ, तो आपको ना थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो इसलिए इन्हें हम संघर्षी बोलते हैं। जिन उच्चारणों, जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में संघर्ष करना पड़े, उसे हम संघर्षी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए नवीन, यहाँ पे मतलब कोई नई विकसित ध्वनि कौन कौन सी है, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो ख और ग है ना, ये नवीन है। आपने देखा होगा फ के नीचे नुत, ठीक है, त के नीचे नुत नहीं देखा होगा आपने, फ के नीचे नुत देखा होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नुक, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा ग के नीचे, ठीक है, उसके बाद आपने इसको मतलब ज के नीचे देखा होगा, है ना। तो ऐसे हम वर्डों में जहाँ पे नुत का प्रयोग सामान्यतः देख पाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम नवीन विकसित ध्वनियाँ बोल देते हैं। आप याद रखेंगे, ये सिर्फ सीखने के लिए था। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके समझने की दृष्टिकोण से। आपसे घोष वर्ड पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब घोष वर्ड होता क्या है, एक बारी समझ लीजिए, ठीक है। वर्णों का उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग हो, उसमें श्वास का कोई विशेष भूमिका ना हो, तो वहाँ पे उन वर्णों को हम घोष वर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे म जब बोलते हैं आप, तो सिर्फ नाद निकलता है, इसमें आपको श्वास का कोई विशेष लेन देन नहीं रहता है ना, तो ऐसे वर्डों को हम घोष वर्ड बोल देते हैं। और अघोष वर्ड इसके विपरीत होता है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अमानक वर्ड, तो दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। म को अमानक वर्ड भी कहते हैं, और झूला में आपने इस तरह से देखा होगा ना, ऐसे लिखा रहता है, तो ये भी क्या है, अमानक वर्ड है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो दोस्तों ये अरबी फारसी की हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो अब इसके पूछने की संभावना नहीं है। अब यहाँ पे छतरी वाले छ ध्वनि की बात हो रही है, ये किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये कैसा है, ये संयुक्त वर्ड है। आप संयुक्त वर्ड इसको समझ लीजिए। देखिए जो छतरी वाला छ है, इसका निर्माण क और
पेटखरुआ वाले सौ से मिलकर होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण, याद रखेंगे। हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों देखिए क और सौ से मिलके बन रहा है, तो यहाँ पे ठीक है क के बाद आता है, याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न में। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों ज्ञ भी क्या है? एक संयुक्त वर्ण है, और इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आधा ज प्लस य मिलके बनाते हैं क्या? ज्ञ, ठीक है। तो देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछना ना अनिवार्य है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों उच्चारित करके एक बारी देख लीजिए, जहाँ पे नाद की कोई विशेष भूमिका ना हो और वहाँ पे केवल मतलब श्वास भारी निकले, ठीक है, तो वहाँ पे होता है अघोष वर्ण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप बताएं, समझ के बताइए। प्रश्न नंबर 19 का देखिए, इसमें जब आप सौ बोलते हैं ना, तो सौ बोलते ही आपसे श्वास काफ़ी अधिक मात्रा में निकलता है और नाद का कोई बहुत विशेष रोल नहीं होता। देखिए सौ है ना, सांस एक बार में निकल रही है ना। चलिए उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए दोस्तों, हमें महारथी नहीं बनना है, एग्जाम क्रैक करना है, ट्रिक और ट्रिक्स अपना के, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हो गया, कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 20 में देखिए क्या है, आपसे पूछा जा रहा है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हम इस सभी को बता चुके हैं, क से अंग तक क्या है, ये कंठ है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें संयुक्त व्यंजन का पहचान करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ, छत्री वाला छ, उसके बाद ये त्र, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है, ठीक है। तो देखिए त है, त थ द ध न, ये पूरा ग्रुप ही क्या है? दंतय है। ट नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। लेकिन अब देखिए ऐसा नहीं कि ये पूछा नहीं जाएगा, तो ऐसा पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा दंतय है, ठीक है। चलिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनको हम आकारात कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारात कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 6 वर्ड किसके योग से बना है? हम आपको सिखा चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर लिखेंगे यदि आपने ध्यान से सीखा है तो। क और पेटखरुआ स से मिलकर बनता है छतरी वाला छ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 11 है। अगर यहीं पे संस्कृत वर्णमाला पूछेगा तो आप 13 कर दीजिएगा, ठीक है। और एकदम निसंकोच कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो आप इसमें देखिए ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। और इसमें आपसे कन्फ्यूजन इ में हो सकता है, क्योंकि ये ना थोड़ा अ की तरह दिखता है, तो जल्दी जल्दी में मतलब आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसको ध्यान से देख के आगे बढ़ेंगे। अब आपसे यहाँ ट वर्ग पूछा जा रहा है कि ट वर्ग नहीं है, तो देखिए ट ठ ड ढ ढ तो है, लेकिन घ ट वर्ग का नहीं है, ठीक है, ये क वर्ग का है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो दोस्तों कितनी है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए संख्या, टोटल संख्या पूछ सकता है, तो व्यंजनों की संख्या तो पूछ ही सकता है ना, तो 33 है। आप जीवन भर के लिए याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाए पश्चिम स्वर, जैसे आप जिसको उच्चारित करें तो जैसे लगे कि आवाज़ बहुत पीछे से आ रही है, ठीक है, मतलब आपके मुख में, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि यहाँ पे पश्चिम स्वर है। तो यहाँ पे आप एक बार उच्चारित करके देखिए ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आ, है ना, बोलेंगे तो जैसे लगेगा कंठ के नीचे से आ रही है आवाज़, आ। तो इसको हम पश्चिम स्वर बोल देते हैं। बाकी हम ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पंडित नहीं बनना है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे योगवाह क्या है, इसमें आपको ढूंढना योगवाह, तो हमने आपको बता चुका है, ठीक है। हमने आपको बताया था विसर्गों में हम क्या ढूंढते हैं, अयोगवाह वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है, तो निसंकोच होकर आप लगाइएगा। प्रश्न नंबर 31 देख लीजिए क्या है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो च छ ज झ हमने क्या देखा था, तो तालव्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और देखिए इस तरह से 3 क्वेश्चन का आपका काम हो चुका है अभी तक। अब जो भी हो रहा है आपका प्लस बोनस हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा नहीं है, पेटखरुआ स नहीं है, बाकी छतरी वाला छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों तो हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी, मतलब ए सी डी तो हैं लेकिन बी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तालव्य व्यंजन की पहचान करनी है, उम्मीद है कि आप जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो च वर्ग है ये क्या है, तालव्य व्यंजन है, ठीक है। चलिए भूलना नहीं है, य र ल व ये किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप य का उच्चारण करते हैं तो जैसे लगता है कि कंठ के नीचे यानी बिल्कुल गहराई से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए इनको ना हम अंतःस्थ बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, अंतःस्थ। अब क्यों, देखिए य र ल, देखिए ऐसे लग रहा है कि अंदर जो आपके हृदय के पास की अंदर की नाड़ियां हैं उसके ऊपर जोर पड़ रहा है। उच्चारित करके देखिए, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम अंतःस्थ बोलते हैं।
उसके बाद अनुनासिक का संबंध होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर है ये क्या है, इसमें देखिए नाक और मुंह दोनों से इसका संबंध होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं, जैसे इया हुआ, ड हुआ, ठीक है, अंग हुआ, तो ये क्या होते हैं, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अभी देखिए आपके एग्जाम में महाप्राण पूछा था, तो किसी भी वर्ग का जो चतुर्थ अक्षर होता है ना, उसको हम महाप्राण वर्ण बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हमने अल्पप्राण वर्ण देखा था, जिनके उच्चारण में क्या हो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, जिनके उच्चारण में श्वास सीमित मात्रा में निकले। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो दोस्तों बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हमने देख लिया है कितनी है, 11 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठ और ओठ के मेल से जो ध्वनि का निर्माण हो रहा है वो कौन सा है? तो इसमें और जब आप उच्चारित करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, और बोलिए। ठीक है, और आपके दोनों होठ करीब आ रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, कंठ से आवाज आ रही है, और है ना, और बोलेंगे नीचे वाली होठ ऊपर वाले होठ के करीब जाती है, इसलिए जिसके योग से ये उच्चारित होता है तो उसी को हम बोल देते हैं। ठीक है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लीजिए, आपके किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, उसके बाद वाक्य निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 देखें आप। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पशिर्वक है। ठीक है, याद रखेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, और नए हैं तो अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन मैं लेके आता हूँ और कराया भी हूँ। ठीक है, और बिल्कुल सटीक बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 देखिए। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो इसमें अगर आप दीर्घ स्वर की पहचान करें तो करके दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ई, ए, ई। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ना नहीं जोड़ लीजिए। ठीक है, नहीं है तो दोस्तों अब आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है, क्या है, लघु स्वर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों इसमें अ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको मैं एक ब्रह्मांडीय ज्ञान दूंगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि सूर्य का, ब्रह्मांड का, सबका ध्वनि क्या है, ओम, है ना। अब ये है, ये इसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्लुत स्वर बोलते हैं। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्लुत स्वर कौन सा है, तो जिसमें अ, उ, म तीनों का आपको मेल देखने को मिले उसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। तो इसको हम यही यही है आपका। ठीक है, तो सबसे अधिक समय लगता है इस स्वर के उच्चारण में। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी स्वरों का बोलबाला जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके क्रम में नहीं आएगा? तो देखिए जब हिंदी स्वरों का बोलबाला जीभ के भाग के आधार पर किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन है जो उस क्रम में नहीं आएगा? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। तो विवृत जो स्वर होते हैं इसमें जीभ का कोई रोल नहीं होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों ऊ, बोलिए ऊ, मेरे साथ बोलिए एक बारी, देखिए आपका आवाज कहाँ से आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल पीछे से, कंठ के पीछे से ऊ, है ना। ऐसे लग रहा है सांस आपके बिल्कुल फेफड़ों के बीच से आ रही है और फिर उसके बाद आवाज निकाल रही है ऊ, है ना। चलिए बात करेंगे उसके बाद अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 48 देखिए। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन है? तो दोस्तों इसमें बताइए कौन है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, यानी कि जो छोटी ई है ये क्या है, अग्र है। ई बोलेंगे तो एकदम बिल्कुल होठ के पास से ही आवाज़ आ जाएगी, ई, है ना। और उसके बाद ये अवृत्ताकार है, इसमें मतलब आवाज़ गूंज नहीं रही है, और ये समृद्ध स्वर ध्वनि है। ठीक है, ई। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखें। ओ अ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ हैं। ठीक है, देखिए ओ बोलिए, अ बोलिए तो क्या है, होठ आपके करीब आ रहे हैं। ठीक है, जो आपके ओठ हैं, होठ ठीक है, उसके बाद इसमें कंठ का भी रोल है उच्चारण में, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? अब इस क्वेश्चन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आपने ईमानदारी से पूरा सेशन एंजॉय किया है तो आपको जरूर पता चलेगा कि कंठ तालव्य इसमें कौन सा है।
ठीक है, तो आप इसका जवाब बिल्कुल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे आप एक बारी ए पे विचार कर लीजिएगा, ठीक है, ए के उच्चारण पे। अब देखिए मैं श्योर नहीं करूँगा आपको, अब आप खुद उच्चारित करके बताइएगा कि क्या करेक्ट है। चलिए अब मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।